सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए हम देख रहे हैं कि कोशिश भी कर रही है। हुकूमत की जानिब से जो बढ़ती महंगाई है हम कह सकते हैं कि किसी हद तक उसको कम भी किया गया है। अब आज पूरी अपोजिशन महंगाई का जिम्मेदार आपको पता है किसको करार देती है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। आज पीडीएम जो कि एक मुफाद का टोल है, मुफादात का टोल है, वो महंगाई को हथियार बनाकर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जबकि महंगाई बढ़ने की असल वजह क्या है नाजरीन? क्या है? मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा गया, क्या वो वजह नहीं है? या इमरान खान साहब वजह हैं? और बदकिस्मती से ये लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। दो हाथों से लूटने वाले आज इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार देते हैं महंगाई का। शर्म इन्हें नहीं आती है और ये हुकूमत को गिराने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहे हैं। बस नहीं चल रहा है इनका किसी तरह हुकूमत को गिरा दें। और वैसे बड़ी हिम्मत की बात है कि अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए पाँव के साथ हाथ का भी इस्तेमाल करी, हालांकि इनके हाथों में कौम की लूटी हुई बेपनाह दौलत है जिसका बोझ उठाने के बावजूद ये हाथ भी मार रही है और पाँव भी चला रही है। हालांकि शर्म के मारे ये नजरें ना उठा सकें जो उन्होंने मुल्क के साथ किया इतने सालों में। अब ये हाथ पांव क्यों मारें? ताकि इन्हें अपनी करप्शन छुपाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए किसी तरह। लेकिन इनकी करप्शन का जो साहिल है ना, वो इतना बड़ा है कि लाख चाहने के बावजूद इनको कभी भी किनारा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें इतनी शिद्दत आ रही है, बढ़ता चला जा रहा है। पीडीएम के अंदर जो तलखियाँ हैं, इख्तलाफात हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, बज़ाहिर पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं ये एक साथ खड़ी हैं, लेकिन हकीकत क्या है? अच्छा, मज़े की बात है कि अब हकीकत भी बहुत लोगों को पता चल चुकी है, छुपा नहीं सकते। हकीकत ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी जैसी जमातें इस इत्तेहाद में एक साथ नहीं खड़ी हैं, बल्कि बैठ गई हैं। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी अजीम रहनुमा की बरसी का दिन होता है और इस मौके पर पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि हर साल गढ़ी खुदाबख्श में सियासी पंडाल सजाती है। लेकिन कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाली जो तकरीब थी उसमें तरह तरह के आपने देखा होगा कि सियासी जमातों के फ्लेवर्स आपको देखने में आए। लेकिन इसमें एक सियासी जमात का फ्लेवर कम था और वो था जमीयत उलमा इस्लाम का फ्लेवर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात, कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो कि पीडीएम के भी सरबराह हैं, उन्होंने लाड़काना जलसे में शिरकत ही नहीं की। ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा तो यही निकल जाता है ना, जब मुस्लिम लीग नून कल होने वाले लाड़काना के जलसे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के गुन गाती नहीं थकती थी। मरियम नवाज के मुंह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की खिदमात का जिक्र सुनते ही यकीन जानिए नाजरीन, मुझे हैरानी नहीं हुई नहीं हैरानी। मुझे हैरानी उस वक्त भी नहीं हुई थी जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी कश्ती डूबती देखी तो उसने पीपल्स पार्टी की कश्ती में छलांग लगा दी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो अव्वलीन कोशिश है वो ये है कि वो किसी तरह अपना जो लूटा हुआ पैसा है ना उसे बचा सके। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब उस वक्त नवाज शरीफ के बनाए गए केसेस में पेशियाँ भुगतती थी तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाया करती थी। अब सोचिए कि वो एक माँ के लिए कितनी अजियत का वक्त होगा, कितनी तकलीफ़ का वक्त होगा, वो मोहतरमा से बेहतर मान सकता। नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर बहुत जुल्म ढाए, सबको पता है, बहुत सितम ढाए, सबको पता है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सब्र को सलाम आज मैं पेश करूंगी कि उन्होंने इस दुश्मनी को हंसकर बर्दाश्त कर लिया। ऐसी दुश्मनी जिस पर उनकी किरदार कुशी भी की इन नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने हंसकर बर्दाश्त कर लिया। हर तकलीफ़ को, हर जुल्म को, हर सितम को, हर इल्ज़ाम को आज मैं सलाम पेश करती हूँ उन खातून को जिनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन कल बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर जो सितम ढाने वाले हैं उनकी औलाद, अब हैरत की बात है कि उनकी औलाद आज मोहतरमा की औलाद के आगे बाकायदा बिछी जा रही है। इसे कहते हैं ना बिछना। देखिए ज़रा मरियम का क्लिप। हैरत हुई आपको नाज़रीन मेरी तरह? मुस्लिम लीग नून आज भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज तहसीन पेश कर रही है ना? हैरत की बात, हैरत की बात। लेकिन वो क्या कहते हैं, सियासत में सब चलता है।
क्योंकि माजी में इसी जमात के कायदे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। तो अब तमाम लोगों को हैरत होगी। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, सियासत है भाई, सब चलता है, मुफादात की सियासत है ना इन लोगों की। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क दुश्मन करार दिया था। ऐसा ही नाज़रीन, आप ये मुकर नहीं सकते। उन दोनों के खिलाफ तरह तरह के गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। जब आप किसी की किरदार कुशी करते हैं, पीछे क्या बच जाता है? किरदार कुशी तक की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद ही थे ना जो इल्ज़ाम लगाया करते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भुट्टो के मज़ार पर हुकूमती ख़जाने से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और आज उनकी साहिबजादी उन्हीं के मज़ार पर चादरें भी चढ़ा रही हैं, फातिहा खानी भी कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी के शहर में रहकर हुकूमत को ललकार भी रही हैं। है ना हैरत की बात? लेकिन सियासत है, सियासत में सब चलता है। अरे दरअसल भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर ये जो मरियम नवाज़ की ने फातिहा ख़्वानी पढ़ी की, ये जो मरियम नवाज़ की फातिहा ख़्वानी है ना भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर, अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरे जुमलों पर, ये दरअसल नून लीग के नज़रिए पर फातिहा ख़्वानी है जो अब मर चुका है। मरियम नवाज़ जिनके वालिद मोहतरम माजी में ज़ियाउल हक के मज़ार पर खड़े होकर क्या कहते थे? उन्हें असल शहीद करार देते थे। और क्या कहते थे? उन्हें असल शहीद करार देते हुए भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियों पर बाकायदा सवाल उठाते थे। और मुस्लिम लीग नून के कायद जो कल तक ज़ियाउल हक के नज़रिए पर चला करते थे, आज उनकी साहिबजादी ने नज़रिया ज़रूरत के तहत उस नज़रिए की बाकायदा धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। यानी ये साहिबजादी जो नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं, आज ये बेनज़ीर भुट्टो बनने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। क्या इनके वालिद के लिए इन मोहतरमा मरियम नवाज़ की जो ख्वाहिश है काबिल कबूल होगी? क्योंकि वालिद मोहतरम तो कहा करते थे, मरियम के वालिद मोहतरम क्या कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुल्क दुश्मन है, जिससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। अब सवाल ये है कि जब इनकी अपनी बेटी मरियम नवाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हैं, तो ऐसे में मरियम के वालिद मरियम यानी मरियम अपनी बेटी से बातचीत करना छोड़ देंगे क्या? उनसे क्या हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ देंगे? क्योंकि नून लीग के कायद के बकौल अगर मुल्क दुश्मन के साथ नहीं बैठा जा सकता, तो फिर मुल्क दुश्मनी करने वाले के नक्शे कदम पर चलने वाले के साथ कैसे ताल्लुक़ रखा जा सकता है? और मुझे उम्मीद है कि हर सवाल की तरह मरियम नवाज़ के पास, उसके वालिद के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब नून लीग की जो नायब सदर हैं, अपनी बड़ी बड़ी ट्वीट्स करती हैं, बड़ी लीडर बनने की ख्वाहिशमंद हैं, तो बड़ी बड़ी ट्वीट्स भी करती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। कोई बात मरियम नवाज़ की छोटी हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी बातें क्या करती हैं ट्वीट में कि वो अपने वालिद के नज़रिए पर कहती हैं साबित कदमी से खड़ी हुई हैं, उनकी जुदोजहद को सलाम पेश करती हैं, वालिद के नज़रिए पर साबित कदमी से खड़ी हुई हैं। जबकि उनके वालिद का नज़रिया कभी भी ये नहीं था कि भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर जाकर अपनी डूबती सियासत को बचाया जा सके। क्या था ये नज़रिया नवाज शरीफ का? लेकिन सियासत है, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, सियासत है, सब चलता है, सब होता है, सब बिकता है। मुफादात की सियासत है, यहाँ सब बिकता है, यहाँ सब चलता है। अब मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं, इन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहा। और मैं ज़रा याद करवा दूँ कि बीबी शहीद ने नून लीग के कायद को, ज़रा गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे, मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं इन्होंने मुशर्रफ साहब को बुरा कहा, और बीबी शहीद ने नून लीग के कायद को मुशर्रफ से बुरा शख्स करार दिया। सुनिए ज़रा, जी सुना आपने। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलने के लिए उनके जैसी सोच और विजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बीबी शहीद नून लीग के कायद को मुशर्रफ से बुरा शख्स करार दे रही हैं, तो फिर नून लीग की जो नायब सदर हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हैं, उन्हें भी इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ से बुरे हैं। ऐसा ही ना नाज़रीन, सिंपल सी बात है। जिन्होंने हुकूमत मिलते ही बीबी शहीद को बहुत सी तकलीफ़ें भी पहुंचाई थी, कौन भूल सकता है? उन पे तरह तरह के जुल्म किए थे, ये कैसे मुकर सकते हैं कि हाँ नहीं किए थे? लेकिन ये जुल्म अपनी जगह, असल में जो नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ हैं, उनकी मुफाद परस्ती की आप सियासत कह लें, इसकी वजह से बीबी शहीद ने नवाज शरीफ को मुशर्रफ से बुरा शख्स करार दिया। मुस्लिम लीग नून को वैसे हर बात पर सियासत करना आती है। कितना ही अच्छा होता कि अगर नून लीग को अपनी जेबें भरने की बजाय गरीब आवाम की जेबें भरने का ख्याल आता, तो आज पीपल्स पार्टी की बैसाखी का सहारा न लेना पड़ता इनको। अब मेरे ख्याल से जो कौम है ना, वो भी बड़ी समझदार हो चुकी है, और उसमें भी इन लोगों का किरदार है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे चलाकियाँ की कि कौम को समझ आ गई, कौम समझदार हो गई। कौम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनने वाली,
वो कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि बार बार मिलने वाले धोखे से आती है। जो बार बार मिलने वाला धोखा है ना वो इंसान को अक्लमंद बना जाता है। इन लोगों ने इतनी दफ़ा हाथ किए हमारे मुल्क के साथ कि अभी भी कौम को अकल ना आती, अब तो आनी थी। नून लीग ने अवाम को इतनी बार धोखा दिया कि अब हर पाकिस्तानी को समझ आ गई है। और यही वजह है कि 2018 के जो आम इंतखाबात है जिसमें अपोजिशन जमातों को अवाम ने बाकायदा मुस्तरद किया और अब हार की जंग है जो आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। अच्छा, बिलावल जरदारी भी मुस्लिम लीग नून के साथ होकर भी साथ नहीं है। कैसी सिचुएशन होती है ना कि कुछ साथ है भी और साथ है भी नहीं। देखिए ज़रा। अरे सुना आपने कि बिलावल जरदारी ने सर्द मौसम को देखते हुए गर्मा गर्म तकरीर की है, लेकिन सब जानते हैं कि वो अमली तौर पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, कोई भी ऐसा कदम जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। अच्छा, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसे बयान दे देती है। अब जाहिर सी बात है कि सियासत की जो दुनियादारी है वो भी निभानी है और पीपल्स पार्टी हर महाज पर खूब निभाना जानती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। पीपल्स पार्टी साफ अल्फाज में कह चुकी है, इससे ज़्यादा साफ अल्फाज क्या हूँ, साफ अल्फाज में कह चुकी है कि वो सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेगी और इसमें भरपूर हिस्सा लेगी। इसका क्या मतलब हुआ? जरदारी साहब ने यही बात मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम को भी समझाई, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ में नहीं आई। पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजने की बात तो करती है, ज़रा गौर कीजिएगा, बात करती है लेकिन आइन के अंदर रहते हुए, जबकि नून लीग इदारों को हुकूमत के मुकाबिल लाकर ये काम अंजाम देना चाहती है। अब देखें ना कितना फ़र्क है सोच में। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी इत्तेहादी जमातों को साफ बता दी है कि हुकूमत को ऐसे नहीं भेज सकते जिस तरीके से अपोजिशन जमातें उसको घर भेजना चाहती हैं। इसके लिए कुछ उन ये जरदारी साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा टीम। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देगी और अब जरदारी साहब की बातों ने इस पर मोहर लगा दी है। अब आप टाइमिंग चेक करें ज़रा कि एक ही स्टेज है जिस पर मरीम नवाज़ ने खिताब किया और जरदारी साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उसके दौरान मुस्लिम लीग नून को भी साफ कह दिया कि कोई भी सियासी जमात ये ना बताए कि हमने क्या करना है। गौर कीजिए इस जुमले पे कि कोई भी सियासी जमात ना बताए कि हमने क्या करना है, कुछ हमारी भी सुन लें, कुछ हमसे भी सीख लें। अब इससे ज़्यादा साफ क्या हो? आसिफ अली जरदारी साहब सियासत के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं और बहुत ही मंजे हुए सियासतदान माने जाते हैं। मुफाहमत के बादशाह इनको कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता। और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पीडीएम के असम्बली से इस्तीफ़े देने वाली जो बात है वो बहुत बच्चों वाली बात है, और अगर ये बचगाना हरकत की जाती है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ को होगा। जरदारी साहब की इन बातों से क्लियर हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है, साफ नज़र आता है, साफ जाहिर हो जाता है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम का नज़रिया एक नहीं है। ये एक नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उनके अंदाज में कह के लगा कर कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम एक पेज पर नहीं हैं जबकि हम सब इकट्ठे हैं। अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि वो इस तरह से हुकूमत नहीं गिराना चाहते जैसे कि मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें चाहती हैं। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप लोग एक पेज पर हैं? कैसे? और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा भी लाख छुपाने की कोशिश कर लें कि वो पीडीएम इत्तेहाद कायम है जी, लेकिन अब छुप नहीं सकता क्योंकि पीडीएम इत्तेहाद में जो दरारें हैं वो वाज़ेह हो गई हैं। मौलाना साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा अब भी यही कह रहे हैं क्या कि पीडीएम का इत्तेहाद इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर देगा। इसको कॉन्फिडेंस कहूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ, ढिटाई की मेराज कहूँ, क्या कहूँ? हकीकत क्या है कि हुकूमत के खात्मे के चक्कर में पीडीएम तो खुद आखिरी सांसें ले रही है। ये पीडीएम तो खुद वेंटिलेटर पे आ चुकी है और ये इत्तेहाद किसी भी वक्त आप अपनी सियासी मौत मर जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने शायद जमीयत उलमा इस्लाम को भी यही पैगाम दिया है कि हमें मत सिखाएं, हम सीखे हुए हैं, हमसे बल्कि आप सीखें, हमसे सीख लें, आपको फ़ायदा होगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर पैगाम क्या हो? लेकिन समझ ही नहीं आते इन लोगों को। वो कहते हैं हमसे सीखें, हमें ना सिखाएं, हम सीखे हुए हैं, हमसे सीखें कि कैसे चलना है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबर हैं वो अपनी चलाना चाहते हैं, चलानी आती नहीं, चलाना चाहते हैं, तो फिर क्या अंजाम होगा? लाहौर जलसे में भी पीडीएम के सरबरा बिलावल के साथ बैठे हुए थे, ऐसा ही है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ नज़रें तक नहीं मिलाई। पीडीएम के सरबरा को बिलावल से बाकायदा शिकायत है
कि उन्होंने जिस जिस जलसे की मेज़बानी की वहाँ बिलावल नहीं आए। अब उन्हें सिर्फ बिलावल से यही शिकायत थी या फिर इसके अलावा भी कुछ था? सोचिए ज़रा। जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के जो सरबराह हैं लाड़काना जलसे में नहीं आए। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो PDM के इख्तिलाफ़ात हैं वो वाज़ेह हैं। जब ये आपस में एक नहीं होंगे तो ये गिराएंगे हुकूमत कैसे? उसके लिए तो उनका एक होना ज़रूरी है। को पता है कि एक हो ही नहीं सकते अंदर से। अच्छा, ऑपोजिशन यानी क्लियर सिचुएशन है कि अब मुश्किल में, और फवाद चौधरी साहब वो क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। ज़रा देखिए उन्हीं की ज़बानी सुनिए क्या कहा चौधरी साहब ने। जी सुना आपने फवाद चौधरी साहब को। अच्छा, अब आप देखिए नाज़रीन कि आप हुकूमत के किसी भी वज़ीर को बात करते हुए सुने, आप प्राइम मिनिस्टर को खुद देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको ज़रा सा भी लगता है कि वो प्रेशर में है। यानी PDM अपना प्रेशर बनाना चाहती थी जलसे करके, डिफरेंट शहरों में इन्होंने आजमा के भी देखा, कोशिश भी करके देखी, क्या मिला? अपनी असलियत, अपनी औकात, अपनी हकीकत खुद ही देख ली जाके। जिस नून लीग लाहौर जलसे के लिए कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती थी, क्या कुछ नहीं कहती थी, बड़े बड़े दावे करती थी, और लाहौर इनका गढ़ है, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने अपनी असलियत देख ली। पीछे बचा क्या? जो बची कुछ इज़्ज़त है, मैं कहती हूँ अभी भी बचा लें तो अक्लमंदी है, लेकिन नहीं बचाएंगे ना। बेवकूफ़ी जब करने पर कोई आया होता है, जब अक्ल आपकी मरी होती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो इनको जरदारी साहब ने भी साफ कह दिया कि हमसे सीखें, हमें ना सिखाएं। मौलाना साहब हैं वो तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हुए हुए हैं कि उनके पास कुछ टूल तक नहीं है असम्बली में। अब आप देखें कि कितने पुरसुकून थे फवाद चौधरी साहब भी। हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरसुकून दिखाई देती है। ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस है बेसिकली, जो चेहरे पे नज़र आता है, बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है। अब ये मौलाना साहब लाख छुपाएं कि अपोजिशन जमातें जो हैं एक सफ़े पर हैं, कहते रहें कि एक सफ़े पर हैं, लाख छुपाएं कि अंदर से हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत ये कि सबको पता है कि सफाई फट चुका है, पूरा सफाई फट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। हुकूमत की मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है, और मुज़ाकरात भी उनसे होंगे जो असम्बली के अंदर हैं। अब ज़रा सोचें, क्या मौलाना साहब असम्बली में हैं? नहीं। क्या मरियम नवाज़ असम्बली में? नहीं। तो फिर बात उनसे होगी जो असम्बली में है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा कश्मीर में भारत की जो दरिंदगी है वो फिर से बेनकाब हो गई है। भारतीय फ़ौज की जो रियासती दहशतगर्दी है उसके नए सबूत सामने आ गए हैं। रवा साल 18 जुलाई को मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में भारतीय फ़ौज ने जाली मुकाबले में 3 कश्मीरी नौजवानों को अस्करियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया था, जो तहकीकती रिपोर्ट आने के बाद झूठ साबित हो गया। अच्छा, भारतीय फ़ौज के कैप्टन भूपिंदर सिंह और उसके 2 साथियों ने 3 नौजवान मजदूर जो आपस में कज़न भी थे, 21 साला इम्तियाज़ अहमद, 25 साला अबरार अहमद और 17 साला मोहम्मद अबरार को फायरिंग करके शहीद किया था। और मुकाबले का बाकायदा ड्रामा रचाने के लिए उन लाशों पर गैर कानूनी बंदूकें भी रख दी गई थी। क्या कसूर था उन नौजवानों का? यही कि वो अपने घर चलाने के लिए सेब के बागात में मजदूरी करते थे, हलाल रोज़ी कमाते थे, या ये कि वो कश्मीरी मुसलमान थे? ये कसूर था उनका? सफाक दरिंदों ने शनाख्त छुपाने के लिए नौजवानों की जो लाशें हैं वो तक दफना दी, और उन शहीदों के शनाख्ती कार्ड्स को भी जला दिया, और फिर मीडिया पर उन्हें ख़तरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देने का बयान जारी कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन थे। वो तीनों मजदूर थे जो रोज़ी कमाने के लिए शोपियाँ गए थे, और उनका अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनके अहले खाना ने उनकी शहादत के 1 महीने बाद सोशल मीडिया पर जो ज़ेरे गर्दिश तस्वीर थी उससे, उन तस्वीर से उन्हें पहचाना। बहुत अफसोस का मुकाम है। मकबूजा कश्मीर में माजी में भी हमने देखा कि सैकड़ों कश्मीरियों को जाली मुकाबले में शहीद किया जा चुका है। जाली मुकाबले, मावरा अदालत हलाकतें और जो गैर कानूनी हिरासतें हैं काबिज़ भारतीय फ़ौज का वतीरा बन चुकी हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा? ऐसे ही चलता रहेगा? कौन रोकेगा सिलसिला? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह के जाली मुकाबलों में आए दिन कश्मीरी नौजवानों को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, और अफसोस की बात कि दहशतगर्दी का निशाना भी उन्हें बनाया जाता है, जान भी उनकी जाती है, और बाद में उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है मीडिया पर। कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि भारत 2 चीज़ें चाहता है। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर
जो जद्दोजहद है उसको करार दे दे कि ये जद्दोजहद जो है ये जद्दोजहद नहीं बल्कि पाकिस्तान की छेड़ी हुई ये दहशतगर्दी है। उसके लिए पाकिस्तान पे इल्जाम देना है तो वो भी जरूरी है कि जी पाकिस्तान से कहा जाए कि लोग यहाँ से दरअंदाजी कर रहे हैं। अब ये दरअंदाजी हो नहीं रही। कश्मीर की जद्दोजहद जो है वो अपनी एक इंडिजिनस वहां की जद्दोजहद है, तो फिर उसको कैसे दुनिया के सामने वो अपनी मर्जी की एक तस्वीर पेश कर सकें। उसके लिए ड्रामा रचाना पड़ता है कि वो बेचारे कश्मीरी वहीं से कोई बेगुनाह पकड़े। बहुत सारे तो जो LOC के करीब गाँव है वहां से लोगों को पकड़ते हैं और ला के तो ये इस तरह का को ड्रामा रचा के मार के जब उनकी वो मर गए खत्म हो गए तो जबान तो बोलने वाला कोई ना रहा पीछे, लिहाजा उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये LOC क्रॉस कर रहे थे कि हमने पकड़ लिया या मार दिया। अब ये चीज जो है ये चूंकि चैलेंज नहीं होती और ये फैल गई इस तरह कि यहाँ पे एक तो 90 की दहाई से बहुत एक्सटेंसिव किस्म की पावर्स दी गई हुई हैं लोगों को, और वो यानी पुलिस को और आर्मी को BSF को, और उनसे पूछ तो कोई नहीं इन मामलात में, वो उनको बड़ा एक कवर मिला हुआ है। दूसरी बात ये है कि इस पे इनाम मिलता है जब ये कोई जाहिर करते हैं कि हमने एक टेररिस्ट मारा है या ये जाहिर करते हैं कि हमने मुकाबला किया है और जो दरअंदाज से उनको मारा, तो इनको इनाम मिलता है, मेडल मिलता है, लिहाजा उसकी लालच में भी बाज लोग ये काम करते रहते हैं। अब इसमें देखने की बात ये है कि आप इसको यूं देखें कि जिनकी आर्मी, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से एनकरेजमेंट है। वो कैसे कि एक इंसानियत सोच वाकया हुआ जहां जीप के सामने बांधा गया एक कश्मीरी को ह्यूमन शील्ड के तौर पे। हालांकि बच्चे पत्थर ही मारते थे, बंद गाड़ियों पे पत्थर लग के होता क्या था, लेकिन एक मेजर ने उस गरीब आदमी को बांध के और पूरे शहर में वो लेके फिरता रहा। उस पे उस मेजर को सजा होने की बजाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अप्रिशिएट किया और बाद में उसको तमगा मिला कि तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो ये ऊपर से एक एनकरेजमेंट जो उनको मिलती है उसकी वजह से वो बिल्कुल आजाद है। अब ये जो वाकया सामने आया ये बड़ा समझने की बात है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूं, ये पिछले किसी भी वाकये में किसी को कोई सजा नहीं हुई, इसमें सजा देंगे या इसमें वो लेके आए, इसमें उनके दो मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो ये कि वो ये दुनिया को बावर कराएंगे कि देखिए हमारे यहाँ कोई इंसानी हकूक की पामाली नहीं, अगर हुई है तो देखिए हमने फौरन लोगों को सजा दे दी, और सिखों के साथ भी हिसाब चुका दिया जाए और मुसलमानों के साथ भी, और ये दुनिया को अपने अपने पोजीशन भी वादे कर ली जाए। तो ये वो ड्रामा हुआ है जहां पे इन्होंने ये किया, वरना जो ऐसे केसेस अगर हों भी तो वो आर्मी इंक्वायरी करती है, आर्मी ट्राई करती है, सिविल अदालत में तो जाता ही नहीं काम। ये खास तौर पे पुलिस के जरिए करा के ये वहां लेके गए हैं। ये सिखों को भी जलील कराएंगे कि जी आपका कैप्टन था उसने ये हरकत की, और इधर ये दो मुसलमान भी साथ, इनको मरवाने में उनको कोई फिक्र नहीं है, लिहाजा उनका काम पूरा हो गया। तो ये बड़ी एक बनिए की बड़ी मक्काराना चाल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती ये जो उनकी चाल है, दुनिया को क्यों नजर नहीं आता? दुनिया क्यों अंधी होगी, क्यों बहरी हो गई, क्यों गूंगी हो गई? जनरल साहब, आप देख रहे हैं कि अमेरिका जिसने अपने आप को बाकायदा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बड़ा अलंबरदार बना फिरता है। आप देखते होंगे, हम आए दिन देखते हैं जी इंसानी हकूक़ की जो आवाज़ उठाने के लिए जो इदारे हैं काम करें, तंजीमें हैं, फिर साथ ही साथ इंसानी हकूक़ के लिए जो दिन मनाए जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि बंद कर देना चाहिए इस सिलसिला दिन मनाने का। सिर्फ दिन मनाने हैं हमने कि वो दिन हम मना रहे हैं, कहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही हैं? दुनिया में जगह जगह जो हो रहा है इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। और किस तरह हम लोग अपने इस मुकदमे को लड़ें कि वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन्होंने बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया के सामने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अब इससे ज़्यादा हम मज़ीद क्या कर सकते हैं जनरल साहब? यानी दुनिया का जो मेयार है, दोहरा मेयार है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी जो हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो फिर अमल करके दिखाएं ना। कश्मीर नज़र नहीं आ रहा इन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये सिलेक्टिव है। इंसानी हुकूकों, इखलाकियातों या आप जस्टिस की बात कर लें। अभी आप देखिए कि ब्लैक वाटर के लोगों ने इराक में बच्चे समेत 5 लोगों को मारा था, और जो जिम्मेदार थे उनको उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया, लेकिन ट्रंप साहब ने जाते जाते उनको माफी दे दी। भाई ये हमारे यहाँ तो चलो माफी अगर देनी है किसी ने तो जिसके जो मकतूल के वारिस हैं वो बात करते हैं, यहाँ ट्रंप ने माफी। और इसके अलावा अफगानिस्तान में जितने भी पामाली हुई है ह्यूमन राइट्स की या वॉर क्राइम्स हुए हैं, उस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। इन्होंने अमेरिका का वीजा नहीं दिया उनको ट्रंप ने। तो ये सब झूठ है, ऐसे फ्रॉड है। ये छोटे मुल्कों को
या जिसको भी निशाना बनाना हो उसके ऊपर इल्जाम तराशी करके ह्यूमन राइट्स वाली वायलेशन की या कोई, और उनके पीछे लग जाते हैं, जैसे चाइना पे गया अपने मुखालफिन को जेर करने के लिए। उसके अलावा सबसे ज्यादा दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन अमेरिका ने की है, जितने वॉर क्राइम्स किए हैं अमेरिका ने किए हैं। तो ये तो एक होक्स है, हमें इनसे तवक्को करनी नहीं चाहिए किसी बेहतरी की, और खुद हमें अपना मौक़िफ़ लेके दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, जब आपके लिए मुखालफत ज्यादा हो तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जरूरत होगी कि हुकूमत इस अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपने बिल्कुल आपने बात वहीं तक आप खुद बात को ले जनरल साहब कि अब हम जो मेहनत वाली बात आपने की कि हमें मजीद कितनी कोशिश करनी होगी हमारी खारिजा पॉलिसी को। अगर आप देखें हमारे जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके किरदार को अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने खासतौर पर खुद कहा कि मैं कश्मीर का मुकदमा खुद लड़ रहा हूँ, और वो बड़े आलमी जो फॉरम्स में वहाँ पर जाकर उन्होंने बात भी की। और अगर हम पुराने वज़ीर आज़म से कंपैरिजन करें तो किसी हद तक आप नंबर देंगे इमरान खान साहब को मेरिट पे कि उन्होंने बाकियों से बहुत बेहतर लड़ा इस केस को। पहले तो आपको याद होगा कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या किया उन्होंने, सिर्फ मरात ली, किया तो कुछ भी नहीं। तो अब जो किरदार है आपको इस गवर्नमेंट का, खासतौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई 2018 से अब, मौलाना तो टोटल डिजास्टर थे, लेकिन उनके अलावा भी जो पिछली हुकूमत थी खास तौर पे उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर बंदिश रखी हुई थी। आप देखें कि उफा से जब जाके मोदी के साथ मीटिंग हुई, एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ, उसमें टेररिज्म ये वो उस पे बात होगी, कश्मीर का जिक्र तक नहीं था। ये तो वापस आके जब बड़ा कश्मीर का तो नाम भी नहीं लिया जाता था, ये नाम नहीं लेते थे। ये एक रस्म रखी हुई थी कि सालाना जब जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस करना है वहां आप कश्मीर का नाम ले लेंगे, उसके अलावा कतन कोई नहीं। लेकिन उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें तो आप बहुत बड़ा फर्क है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उसमें किया है, बहुत नाम लिया है। कश्मीर पे अक्सर बात होती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बात होती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात होती है। वो पिछले दौर में तो हमारे ऊपर इल्जाम आता था कि हम ये काम करा रहे हैं वहां पे। वो तो बहुत बड़ा एक गद्दाराना रवैया रखा हुआ था कि जाके अपने ही कौम को, अपने ही लोगों को दुश्मन के सामने मुजरिम बना के आप पेश कर रहे हैं। वो चीज खत्म हो गई। लेकिन बात यह है कि ये भी हुकूमत वो उतना नहीं कर रही जितनी एक मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तवज्जो नहीं दे रही तो आपने और मेहनत करनी है, ताकि जब तक तवज्जो मबजूल आप करा नहीं लेते, आप कैसे अमन से बैठे हुए हैं? आपके ट्वीट कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनता या नहीं सुनता, लेकिन आपने दुनिया में एक हलचल मचानी है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आखिरी 2 मिनट है तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अभी और हमें मेहनत करना होगी, हमें और इकदाम उठाना होंगे, जरा सीधा सीधा बता दीजिएगा कि कौन से इकदाम हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, हम और मजीद कितनी मेहनत करें, क्या किया जा सकता है, आपके पास क्या आइडियाज हैं? पहले तो एक आइडिया इन्होंने चलाया था कि हम कश्मीर डेस्क खोल रहे हैं, फॉरेन ऑफिस में भी सेपरेट, और हर एम्बेसी में, बड़े कैपिटल में हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क होगा। बिल्कुल। उनकी क्या परफॉर्मेंस उन्होंने कुछ किया, या डेस्क खोले भी हैं इन्होंने, वो कुछ नहीं हुआ। उनको चाहिए था कि वहां पे इवेंट करते, अभी जैसे आपने डोजियर दिया है दहशतगर्दी का, क्या वो इन लोगों का हक नहीं कि वहां पे, या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि वहां पे इसके ऊपर लगातार जाके तो हुकूमतों को कायल करें, बताएं उनके मुख्तलिफ तबकों को, ताकि ये चीजें जो है इनके ऊपर कुछ अमल हो सके। तो वो वहां पे नहीं। इसी तरह आपने डायस्पोरा कश्मीरी लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको फंडिंग देनी है, उनकी मदद करनी है कि वो उसके बारे में सेमिनार करें, जलसे जुलूस करें। इसके अलावा आपने एक नया नक्शा इशू किया था, उस नक्शे को फॉलो अप करें कि उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर की जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो पूरे कश्मीर के इलेक्शन का दावा कर सकता है कि हम यहाँ कराएंगे। कई चीजें हैं जो आप सोचें तो आप एक स्ट्रेटजी के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, जो यहाँ नहीं हो रही। तो वो एक अलमिया है। यानी आपकी बात से मैं ये भी कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो चीजें हैं अभी जो हमारी अभी जो तरजीहात में थी, जिन पे हमने कहा कि हमने काम भी शुरू किया, उनका भी फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं रख पा रहे। बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं होगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, जाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के। जाना ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सिद्दीक, सुनने में आ रहा है कि नून लीग और मौलाना साहब ने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, कितना बड़ा फैसला कर लिया जरा हमें भी बता दें। वैसे तो इनके तमाम फैसले बड़े होते हैं, यू टर्न भी बड़े होते हैं, दावे भी बड़े होते हैं, नारे भी बड़े होते हैं, और हर चीज़ ही बड़ी होती है। और मौलाना साहब तो लीडर भी बड़े हैं, क्योंकि पीडीएम के सरबराह हैं, 11 जमातों के कप्तान हैं। तो अब मसला ये है कि कल जो आसिफ अली जरदारी साहब ने पॉलिटिकली सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किया है पीडीएम के ऊपर, उसके बाद 24 घंटे गुजर गए हैं, इनको संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा।
इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, बताएं तो बताएं क्या। अब कैसे अपना कच्चा चट्टा खोल के खुद ही लोगों के सामने रखें और लोगों को बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जैसे एक बार इन्होंने इमरान खान के बारे में कहा था कि वो मारता है और रोने भी नहीं देता, तो अब इनके साथ वही जरदारी साहब कर रहे हैं। इनके साथ वो कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, क्या हम खुल क्या बता दें कि हमारे साथ ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप कल का देखें कि जरदारी साहब की जो तकरीर थी वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ। उनका ये था कि जरदारी साहब उसमें उसी बयानी को दोहराएंगे जो पीडीएम का बयानी है। लेकिन जरदारी साहब के कल 3 जुमले जो हैं वो बहुत तारीखी आप कहें इस मौके के ऊपर, जब पीडीएम बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर चुकी है, बड़े बड़े दावे कर रही है। और मैं ये समझता हूँ ये जो पिछले 24 घंटे हैं ये पीडीएम पे सबसे ज़्यादा भारी गुजरे हैं। पहला मौलाना फजल रहमान का ये कहना कि इमरान खान अपने बोझ से खुद गिरेगा, यानी हम नहीं गिराएंगे। दूसरा उनका ये कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, 5 साल हमने पूरे किए, 5 साल नून लीग ने पूरे किए, अब भी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तीसरा जरदारी साहब का ये कहना कि हमें ना बताओ हमने क्या करना है। ये वो किसको कह रहे थे? इमरान खान तो उनको कुछ नहीं कह रहा जरदारी साहब को। इमरान खान ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी नहीं भेजा होगा, व्हाट्सएप पे कोई कॉल भी नहीं की होगी, तो जरदारी साहब को कोई और को खत भी नहीं भिजवाया होगा। तो ये किसको कह रहे थे कि हमें ना बताओ हमने क्या करना है, हमने वो सारे कुछ किए हुए हैं जो तुम आप कर रहे हो। आपको पता है ये हमारे यहाँ बड़े जो है ना, जब हम अपने जो हमारे बड़े होते हैं उनको कोई बात कहते हैं तो वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, अक्सर एक मुहावरा कहते हैं, बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना उसकी दीवारें हमने बनाई हैं, उसकी ईंटें हमने लगाई हैं। ये वैसे ही उनका होता है कि हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं और तुमसे बहुत पहले इस फेज से गुजरे हुए हैं, इसलिए हमें ना बताओ कि हमने क्या करना है। जरदारी साहब यही कह रहे हैं मौलाना साहब को कि मौलाना साहब हमें ना बताएं हमने क्या करना है। मौलाना साहब तो कहते हैं इस्तीफे फौरन से दे दो, सेनेट इंतखाबात में ना जाओ, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लो, लॉन्ग मार्च करो और धरना दो, सिंध असम्बली छोड़ दो। ये जो 5 ऐलानात थे ये 5 के 5 पे आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई बात नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ना बताएं हमने क्या करना है। हमने पहले मुशर्रफ को भी मक्की की तरह निकाला था दूध से, इमरान खान को भी हम निकाल सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम निकालेंगे, उन्होंने कहा हम निकाल सकते हैं। इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो पूरे इस उसमें हैं कि 5 साल इमरान खान को पूरे करने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जरदारी साहब जो है, अच्छा जो भी पार्टी में से आपस की बात है सदीक, जो भी पार्टी है जैसा जब भी हम जिक्र करते हैं, जब ये पीडीएम का जब से ये वजूद अमल में आया है तब से जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं सेगमेंट में अक्सर हम बात करते हैं तो हम यही बात कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि जी तमाम पार्टी जो पीडीएम में उनमें अगर कोई मैच्योर पार्टी है, अगर हम तमाम का आपस में मुआवजा करें तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ही है। अंधा भी ये बात कहेगा, बहरा भी कहेगा, गूंगा भी कह देगा शायद। तो पीपल्स पार्टी बड़ी मंझी हुई पार्टी है। अगर कोई भी पार्टी जो मंझी हुई पार्टी खुद को कहती है, जमहूरी पार्टी खुद को कहती है, कहते हैं कि जी हाँ हम जमहूरियत को समझते हैं, प्रैक्टिकली भी हम जमहूरियत पे अमल करना जानते हैं, तो वो तो ये सोच रखेंगे कि इमरान खान साहब को या पीटीआई की गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा भी यही है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब ने जब मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब प्लान बी और सी क्या है, आप जो कहते हैं कि हम यहाँ से जब रवाना होंगे लॉन्ग मार्च लेकर तो हमें कॉल आ जाएगी पिंडी से। उन्होंने कहा अगर कॉल नहीं आएगी फिर हम क्या करेंगे? कहते हैं फिर क्या हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा पहुंच जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर हम इस्तीफे दे देंगे। उन्होंने कहा इस्तीफे देंगे फिर क्या होगा? अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए फिर क्या होगा? अगर उसके बाद भी पार्लियामेंट खत्म ना हुई फिर क्या होगा? कोई जवाब नहीं था। इनके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। खुदकुश बम्बार बने हुए हैं और एहसास नहीं है कि खुदकुश बम्बार जब फटता है तो वो अपनी भी जान साथ ही लेके जाता है। मासूमों की तो जान लेके जाता है लेकिन अपनी भी उसका अपना भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये खुद कुछ बम्बार बने हुए हैं और इसीलिए बिलावल साहब ने पैगाम दिया था जब उन्होंने कहा था कि ये हमारा एटम बम चीज ऐड कर लेना, ये मिसाइल है हमारा। सदीक खुद कुछ बम्बार के साथ एक और जरा चीज ऐड कर लें, ये लोग अनगाइडेड मिसाइल भी बने हुए। अनगाइडेड मिसाइल का मतलब समझते हैं ना आप? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। ये मौलाना साहब बने हुए हैं लेकिन पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ नहीं है और वो इसलिए जरदारी साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि सिस्टम चलेगा। जी बिल्कुल आपने मौलाना साहब को तो दुरुस्त कहा है, बिल्कुल वो बने हुए हैं। अच्छा मरियम और उसके अब्बा, तो मेरी बात सुने जरा, मरियम और उसके अब्बा तो बड़े गाइडेड है ना सदीक, वो तो अनगाइडेड है भी नहीं। उनको गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, उनको लाइन कहाँ से मिल रही है? उनको डूब मरना चाहिए कि किसके हाथों में वो खेल रहे हैं मरियम और उसके अब्बा। उनको जहाँ से लाइन मिल रही थी वो भी आजकल मुश्किल में है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था, अब जो 1 जनवरी का इजलास है वो इस वक्त मरकज़ी हैसियत और फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गया है। तमाम नज़रें लाहौर पर हैं, जाती उमरा पर हैं कि 1 जनवरी को क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि बस आर या पार, अब 1 जनवरी को हमने करना है, वाकई आर या पार। अब उनको बाकी लोग समझा रहे हैं कि मौलाना साहब अगर हम बताएंगे लोगों को खुद कि हमारे अंदर ये हमारे साथ हो गया है तो हमारे लिए नुकसान होगा। लेकिन मौलाना अब ये कहते हैं
कि 1 जनवरी को आर या पार होना चाहिए, ऐलान होना चाहिए। और मौलाना साहब शर्त ये रख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात ना लड़ने का ऐलान किया जाए, ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का ऐलान किया जाए और सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाए। लेकिन ये तीनों उनकी जो ख्वाहिशें हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उनकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तो मुझे ये लगता है कि PDM के मुस्तकबिल का फ़ैसला 1 जनवरी को हो जाएगा कि PDM ने चलना है या नहीं चलना, क्योंकि जरदारी साहब अपना फ़ैसला सुना चुके हैं और पब्लिक में सुना चुके हैं। और उसके बाद नून लीग वाले जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, पीपल्स पार्टी वाले जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि जरदारी साहब ने कहा तो कहा क्या है, सब कुछ वो बता गए हैं। अब इन बेचारों के पास कोई लॉजिक नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए। सही, ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए। और नाज़रीन, जाने से पहले आज भी मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क के चौथे सतून मीडिया का रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज़्यादतियाँ जारी रखे हुए है और ये बेसिकली पैमरा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज फिर दरख्वास्त है कि सलीम बेग, जिसके पास ना मुतालिका डिग्री है ना ही एक्सपीरियंस है जो कि चाहिए इस ओहदे के लिए, उसे फ़ौरन इस ओहदे से हटा दिया जाए। जब तक सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर बैठे रहेंगे तब तक हमारा एहतजाज इन काली पट्टियों के साथ इसी तरह जारी रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। और जाने से पहले देखिए मलका गज़ल इकबाल बानो की सालगिरह के मौके पर हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।